नमस्कार, मैं हूं प्रणव पादेक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आप सभी को पता है कि भारत अब चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के काफी करीब है, यानी कि यूं कहें कि चंद घंटे बचे हैं भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए। ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 भारत लॉन्च करने जा रहा है। वैसे तो चंदा मामा की कहानियां हमने बचपन में बहुत सुनी हैं, बट अब भारत, जहां पर हम चंदा मामा की कहानियां सुनते हैं, अब चंद्रमा पर तीसरा अटेम्प्ट करने जा रहा है। क्या चंद्रयान 3 की टेक्निकल चीजें हैं, आखिर क्या है चंद्रयान 3 मिशन, उसके लिए हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक अश्विनी दवे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं। सर, पहली हम शुरुआत करते हैं सवालों की, तो हम सवाल तो चलते रहेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि इसरो फिर से कोशिश कर रहा है इतिहास रचने की। काफी लंबे समय से आप इसरो से जुड़े भी रहे हैं, क्या फीलिंग आपकी रही है इसरो से जुड़ने की? बहुत बहुत एक्साइटेड, रोमांचित, और उस क्षण का, उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है जब चंद्रयान 3 का हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, और उसमें से रोवर बाहर आकर हमको चंद्रमा की इंफॉर्मेशन देगा। उस क्षण की बहुत बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा है हमारी। सर, बात करें चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो काफी महत्वाकांक्षी है, काफी आगे की सोच हम रख रहे हैं। अब सभी के मन में कौतूहल है कि लेकिन स्पेस साइंस के लिहाज से अगर हम समझना चाहते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन है वो कितना हमारे लिए खास है। ये चंद्रयान 3 मिशन हमारे लिए बहुत बहुत खास है, क्योंकि अभी तक हमने पृथ्वी के कक्षा में तो बहुत उपग्रह छोड़े और बहुत अच्छी तरह से हमारी इस टेक्नोलॉजी में बहुत रिलायबिलिटी, बहुत विश्वसनीय हमने हासिल कर ली है। लेकिन ये जो चंद्रयान है या मंगलयान है या दूसरे प्लेनेटरी मिशन जो होते हैं, उसको डीप स्पेस मिशन या इंटरप्लेनेटरी मिशन कहते हैं, और उसमें विश्वसनीय टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना, हासिल करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इनफैक्ट हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मंगलयान में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। हमने काफ़ी हद तक उनके ऑर्बिट में रखकर और हमने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। लेकिन चंद्रयान 2 में जो हमारा लैंडर क्रैश लैंडिंग हो गया था और हम सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाए, उसको हम फिर से करने जा रहे हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी अपनी कक्षा में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और अभी भी डेटा दे रहा है, और अगले 3-4 साल तक फिर से डेटा मिलते रहेंगे। तो डीप स्पेस का महत्व ये है कि अभी यूँ समझो कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी में सक्षम देश हैं, उनकी होड़ लगी हुई है और अलग अलग ग्रह पे जाना। इनफैक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। अभी करीब 15,000 करोड़ का ये स्पेस इंडस्ट्री का बिजनेस है, और इसमें अभी हमारी जो है वो करीब 2 to 3% वो है, लेकिन बाय 2025 करीब 10% हम इस सेक्टर में अपना बिजनेस हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं, और करीब 1,000 करोड़ डॉलर की बिजनेस मिलने की संभावना भी है। और दूसरा, चंद्रमा की सतह पर और दूसरे सतह पर काफ़ी रेयर मटेरियल्स, मेटल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें हमें पीछे रहना ही नहीं चाहिए, जितना आगे बढ़ सके उतना अच्छा। तो जैसे आपने बात करी कि इंडस्ट्री हमारी लगातार ग्रोथ कर रही है, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की थी, मेरा वही सवाल है कि दूसरे देशों के जो मिशन है वो काफी हैवी होते हैं, तो भारत उन्हीं मिशनों को कम दाम में या फिर ये कम बजट में पूरा करता है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी की प्लानिंग कैसे चीज होती इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा ऐसे भी जो मतलब इन इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो कम होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मिशन डिज़ाइन होता है कि किस तरह से हम पृथ्वी से चंद्र की यात्रा करें या मंगल की यात्रा करें, तो है? हम समय ज़्यादा लेते हैं चाइना या अमेरिका के मुकाबले। लेकिन हम ये
ट्राई करते हैं कि जितना हो सके उतना, जैसे चंद्र का गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके चंद्रयान जी, को ऊपर भेजा जाए या मंगल के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके भेजा जाए, तो उसमें कम से कम ईंधन की लागत आती है, बहुत कम वजन का हमारा यान बनता है, और इस तरह से हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है, जी। मतलब यान का कॉस्ट और यान को भेजने का कॉस्ट, वो बहुत कम हो जाता है, और इस तरह से हम बहुत सफलतापूर्वक और बहुत कम लागत में अपने यान को ऊपर भेज सकते हैं। हम बात करें स्पेस साइंस तकनीक के लिहाज से, चंद्रयान 2 था, उसमें सफलता से हमने क्या सीखा है? देखो, चंद्रयान हर असफलता में से, जैसे आपने बताया है, कि काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। जी, जी, और जैसा आपको सबको मालूम है कि चंद्रयान 2 भी बहुत, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी बहुत अच्छा, मतलब 90% उसको सफलता हम जी, कह सकते हैं, more than 90%। बिल्कुल। जी, क्योंकि उसका ऑर्बिटर अभी भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा है वो अभी भी तस्वीर भेज रहे हैं, और लैंडिंग भी हम बहुत करीब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर सतह से दूर थे, और उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो क्रैश लैंडिंग हुआ। लेकिन इस बार वो जो कुछ भी कमियां रही, उसकी जी, बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है, और न सिर्फ उन कमियों को, लेकिन इस बार का जो डिजाइन है वो उस समय की जो असफलता थी उसके अलावा भी और क्या क्या संभावनाएं हो सकते, संभवित जी, असफलताएं जो हो सकती हैं, जो संभवित समस्याएं आ सकती है, उन सबको जी, ध्यान में रखकर, हर पहलू को ध्यान में रख करके इस बार के डिजाइन में हर चीज को इंटीग्रेट किया गया है। और उसका जैसे लैंड लैग मैकेनिज्म है, प्रपल्जन मैकेनिज्म जी, है, नेविगेशन मैकेनिज्म है, उस सबको इम्प्रूव किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और पिछली बार एक क्या हुआ था कि हमने जो साइट था वो 0.5 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर का साइट में लैंडिंग करने का रखा था। इस जी, बार रहेगा रहेगा तो हमारा वही लक्ष्य, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के लिए हमने कुछ ज़्यादा गुंजाइश रखी है, विच इज़ अबाउट 2.5 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर का स्पेस। तो इस बार जिस तरह से इसका सब विश्लेषण करके जो कमियों को ध्यान में रख करके वो किया गया है डिज़ाइन, मुझे लगता है कि हम सच में सफलतापूर्वक इसको लैंड करा पाएंगे। सर, अब जैसे आपने बात करी टेक्नोलॉजी को लेकर के कि एक वक्त था कि इसरो जैसे संस्थानों पर पश्चिमी देशों को ये संदेह था कि टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर तो छोड़िए, वो विकसित देशों से बुनियादी मदद भी हमें मिल नहीं पाती थी। अब हम स्पेस में काफी ज्यादा आगे बढ़े हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं जब अपनी सर्विस में था तब भी हमने ये बहुत मतलब अनुभव किया है, खास करके जब हमने पोखरान का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके जी, बाद से पश्चिम के देशों ने हम पर बहुत सख्त पाबंदियां लागू कर दी थी, और बहुत ज़रूरी चीज़ें भी हमको, न टेक्नोलॉजी लेकिन मटेरियल वाइज भी हमको नहीं मिल पाती थी। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम सब ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत संघर्ष किया, और उस कठिन परिस्थितियों में बहुत मजबूती से उभर कर बाहर आए, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने इंडिजीनियसली डेवलप कर ली यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कठिन परिस्थिति में हम जूझते हैं तो हमको सफलता मिलती है, और हम ज़्यादा मजबूती से आगे आ जाते हैं। तो हम अभी काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, और उसमें ज़्यादा चिंता की अभी बात नहीं है। कुछ ही क्षेत्र अभी ऐसे हैं जिसमें कुछ और काम करने की ज़रूरत है, और जिसमें हम लगातार कर रहे हैं। सर, आपने बात की आत्मनिर्भर होने की। अभी हम स्पेस साइंस में जिस मुकाम पर खड़े हैं, तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है? क्योंकि वो जिस तरह से भविष्य की संभावनाओं की बात करें, सूरज पर हम मिशन भेजने वाले हैं, मंगल पर हम बस्तियां, एलियंस की खोज, क्या ये संभव हो पाएगा? देखो, जहाँ तक आत्मनिर्भर का सवाल है, उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो जी, तकनीकी, जो हमारी मतलब तकनीकी नॉलेज है, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें जी, तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। अब कुछ एक चीज़ें ऐसी है जहाँ हम अपने आप को पूरी मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अभी जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो कुछ जी, एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो उस क्षेत्र में हमें काफ़ी कुछ काम करना है, लेकिन हाँ,
ये हम कह सकते हैं कि अभी हमारे काम करने में ज़्यादा रुकावट नहीं है, और काफ़ी कुछ हद तक हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं, हमारे सैटेलाइट हैं, वो इंडिजीनियस हो गए हैं। हम अपनी डिज़ाइन यहाँ करते हैं, और काफ़ी हद तक हम आत्मनिर्भर हैं। और हाँ, आपका एलियंस वाला जी, जो प्रश्न था, जी, जी, जी। वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अब इसमें ऐसा है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है, बहुत बहुत विशाल है। करीब यूँ समझो कि हमारे यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सीज में करोड़ों नक्षत्र और तारे हैं। तो कुल जी, मिला के अगर हम नक्षत्र तारों को गिने तो एक के ऊपर 20 शून्य लगाए, उससे भी ज़्यादा हैं। तो ये कह पाना जी। कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई मतलब जीव सृष्टि है या नहीं है, वो कह पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है कि एलियंस है या नहीं है, लेकिन इसको हम नकार भी नहीं सकते उनके अस्तित्व को। बहुत बड़ा मतलब यूँ समझो कि एक महासागर में एक बूंद जितना हम इसको समझ पाए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसे जब भी एलियंस की बात होती है तो हम मंगल ग्रह की बात करते हैं कि मंगल ग्रह से लोग आते हैं। तो मंगल ग्रह में तो काफ़ी ऑर्बिटर भेजे हैं, काफ़ी रोवर्स भेजे हैं, काफ़ी उसकी स्टडी की है। ऐसे कोई एलियंस दिखे नहीं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ छोटी मतलब एक कोशीय जीव होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जैसे जीव होने की। तो उसकी खोजबीन जारी है, और अगर ऐसी कोई संभावना है तो उसके आगे भी संभावना बढ़ सकती है। तो ये है, मतलब इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते हैं, जी, जी। लेकिन हाँ, इसको अब जी, जी, बचपन में बहुत सुना है कि मंगल ग्रह से कोई लोग आएँगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो सर मेरा मंगल सवाल की थोड़ा-सा संभावना जी, है अभी भी। हुँ, जी, जी। मेरा सवाल थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स है कि आप स्पेस साइंसेज़ से हम जुड़े हुए हैं। हुँ, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे साइंस फिक्शंस को लेकर अभी मूवीज़ भी आई है, फ़िल्म भी आई है। हुँ। वही सवाल मेरा है कि एलियंस में मूवीज़ के अंदर एलियंस को दिखाया जाता है कि एलियंस वहाँ से आते हैं। तो हुँ, हुँ। इसको लेकर के क्या वो फ़िक्शंस मूवीज़ पे क्या किया जाए? क्या सोचा जाए इसको लेकर के? नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि वो फ़िक्शंस तो हैं ही, और काफ़ी कुछ मतलब उसके बारे में नॉट ओनली दैट, वो जो यूएफओ जो दिखते हैं, जी, जी। अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, वो जी, भी जी। कई तश्तरियाँ दिखती हैं, कई लोगों को तश्तरियाँ उतरी ऐसा भी देखते हैं। हुँ, हुँ। उसका पीछा भी किया हुआ है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ बलून दिखे थे जी, जी। जी, आसमान पे, और उसको माना गया था कि जी। क्या है, लेकिन बाद में वो एक मेटेरोलॉजिकल बलून था, चाइना की तरफ से आया हुआ। हाँ, तो इस तरह के कुछ है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया जी। कि इसके कोई पुख्ता सबूत अपने पास अभी वैज्ञानिकों के पास है नहीं। तो उसके अस्तित्व के बारे में एकदम हकारात्मक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता। सर चंद्रयान फर्स्ट और 2 लगभग हम 99.9% हम सफल रहे हैं। हुँ, इन केस तमाम चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है। अगर हुँ, चंद्रयान 3 में कोई टेक्निकल चीज़ें इश्यू आता है, हुँ। तो भारत को क्या आगे प्रयास करने चाहिए चंद्रयान 3 के बाद अगर चंद्रयान 3 में कुछ इश्यू आते हैं तो? नहीं, 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 आगे तो प्रयास करना ही है। मतलब देखो, पहली बात तो ये है कि चंद्रयान 3 में मुझे लगता है कि इस बार हम सफलतापूर्वक लैंड कर पाएँगे, और ख़ास करके हमने कुछ काफ़ी चैलेंजिंग मिशन सेलेक्ट किए हैं। मतलब जो आज तक, जैसे कि चंद्र के हम साउथ पोल की तरफ लैंड कराना चाहते हैं, और जी। वो भी काफ़ी ऑलमोस्ट 70 डिग्री साउथ की तरफ लैंड कराना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहा है। और अभी अ, एक इसका मिशन आ रहा है यूएस का, आर्टेमिस करके मिशन, वो जैसे अपोलो 11 में उन्होंने जो भेजा था जी, मैन्ड जी। मिशन, जी। उस तरह का मिशन अभी फिर से एस्ट्रोनॉट भेजने जा रहे हैं। तो वो भी साउथ पोल में भेजने जा रहे हैं। तो इसको तो अभी तो यूँ समझो कि इसकी एक होड़, मतलब रेस है, एक होड़ लगी हुई है, और इसमें किसी भी वजह से हमको पीछे नहीं हटना है, इसमें आगे ही बढ़ना है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अरे अभी तो मीलों हमको चलना है। बिल्कुल। सर आपने साउथ पोल की बात करी तो आखिर वहीं पर उतारने का रीज़न क्यों चुना गया उस क्षेत्र को, उस एरिया को क्यों चुना गया कि वहीं पर उतारा जाए अपोलो मिशन जो चाँद का यूएसबी करेगा, तो हुँ। उसी क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या कारण है? नहीं, साउथ पोल को चुनने के पीछे का ये है कि साउथ पोल के ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है।
तो वो बहुत कोल्ड रीजन है और वहाँ कई चीज़ें ऐसी है कि जो जब से चांद का एग्जिस्टेंस हुआ और जब से ये बनी जी, तब से वो फ्रोजन स्टेट में ही है। तो एक तो ये है कि उसमें से मटेरियल निकाल के, सैंपल निकाल के अगर उसका एनालिसिस करें तो यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड का कैसे बना और उसका किस तरह का, मतलब किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। और जैसे मैंने आपको शायद बताया कि ये स्पेस बिजनेस के बारे में बताते समय एक चीज़ मैं भूल जी, गया था जी, जी, कि चंद्र की सतह के बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं, कुछ मीटर के नीचे हीलियम 3 करके आइसोटॉप्स हैं। बाकी तो काफ़ी रेयर मेटल्स वहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो पृथ्वी पर नहीं है अवेलेबल, यूँ कह सकते हो कि एक्सट्रीमली रेयर या बिल्कुल नहीं है। अभी अभी ऐसी कुछ संशोधन हो रहे हैं कि जी, पृथ्वी के कोर्स बहुत डीप से जो माइनिंग होता है उसमें से जो मेटल निकलते हैं उसमें 0.01% हीलियम आइसोटोप्स हो सकते हैं। अब ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि करीब 1,00,000 मेट्रिक टन या जी, हाँ उतना मेट्रिक टन हीलियम आइसोटोप्स वहाँ पे है चंद्रमा पे। और खाली जी, 25 मेट्रिक टन अगर यहाँ लाया जाए और उसका उपयोग किया जाए तो यूएसए को 1 साल तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उस उतनी उसमें क्षमता होती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, तो ये इसकी होड़ इसलिए मची हुई है जी, कि वहाँ से काफ़ी माइनिंग कर सकते हैं, वहाँ से रेयर मेटल, माइनिंग का वहाँ पे बस्तियाँ कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मून को या मंगल को एक स्टेशन बनाकर, अगर वो चीज़ें यहाँ ना लाए लेकिन पावर जनरेट करके उसको स्टेशन बनाकर वहाँ से आगे के प्लैनेट्स में जाना है, तो जाने उसको के लिए। हाँ उसको एक बीच जी, का वो स्टेशन बना सकते हैं। जी, जी। तो चंद्रयान 2 मिशन से हमें क्या अब और मदद मिल रही है? जो ऑर्बिट हमारा वहाँ पे घूम रहा है, उससे तो हमें पिक्चर्स मिल रही है, उसके अलावा और क्या-क्या हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन से वो चीज़ मिल रही है? चंद्रयान 2 के अभी भी जो ऑर्बिटर जो है और जो घूम रहा है, जी, और उसके अंदर जो कैमरा है वो 0.3 मीटर रिजोल्यूशन का है, जो अभी तक का मतलब मून के ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटर भेजे हैं और उनके कैमरे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजोल्यूशन का कैमरा है। तो जी, उससे हमको वहाँ के काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस मिले हैं और एक हमने पूरा नक्शा तैयार कर लिया है मून का। जी, तो मून का मैपिंग हो गया है, तो उससे फायदा ये चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग होगा, तो उसमें जैसे जैसे वो लैंडर चंद्र के नज़दीक पहुंचेगा तो वो अपनी पोजीशन को, वो जो हमारा मैप है उसके साथ कंपेयर करता रहेगा और ये हाँ, बताता रहेगा कि हम अभी इस जगह पे पहुंचे हैं और ये हमारी सिचुएशन है। एंड वो हमको सही लैंडिंग करने में बहुत मददगार रहेगा। मदद कर और दूसरा ये है कि वो ऑर्बिटर है, इसलिए हमको चंद्रयान 3 में दूसरा ऑर्बिटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वैसे जी, उसका जो जी, प्रपल्जन मॉड्यूल है वो ऑर्बिट में रहेगा और वो भी रिले का काम करेगा। लेकिन इसकी वजह से हमने हमारा ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स है वो लैंडर में डाले हैं और लैंड अभी जो प्रपल्जन यूनिट है उसमें सिर्फ एक पेलोड रखा है। बिल्कुल। सर बात करें चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद वो कब पहुँचेगा? क्या उसकी स्टेजेस रहेगी? मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बताएँ। तो ये ऐसा है कि अभी जैसे ये लॉन्च हो रहा है, 14 जुलाई का लॉन्च है, तो करीब जी, इसको पहुंचने में 23-24 अगस्त हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी कुछ स्टेज होती है। पहले ये जो जाएगा वो पहले अर्थ के ऑर्बिट में चंद्रयान को रखा जी, जाएगा, फिर उसके काफ़ी सर्कल्स अर्थ के अराउंड होंगे, एलिप्टिकल शेप होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी जी, और उसके बाद उसको ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में रखा जाएगा कि उसको मतलब एक करीब उस समय 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको धक्का दिया जाएगा। वो उतना जी, अटैच मतलब उतना अचीव कर लेगा और उसको धक्का दे के ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में उसको डाला जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करता हुआ ल्यूनर के ऑर्बिट में पहुंचेगा। उसके जी, बाद उसको धीरे धीरे नीचे लाके चंद्र के करीब 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में उसको प्रोपल्जन मॉड्यूल को लाया जाएगा। उसके बाद सही वक्त पे वो जो लैंडर यूनिट है उसको जी, अलग किया जाएगा
और उसको चंद्र की सतह पर लाया जाएगा, वो भी बहुत धीरे-धीरे। उसके नीचे रेट्रो थ्रस्टर होते हैं, रेट्रो रॉकेट होते हैं, और वो लाया जाएगा, और वो जब लैंड करेगा उसके बाद रोड, तो इसको करीब वो 40-45 दिन का समय लग जाता है। जी, तो अबाउट 23 टू 24 अगस्त तक ये लैंड करेगा ऐसा लगता है। और उसके बाद जो ये लैंडर और रोवर हैं, वो जी, उनको 1 मून डे, मून का एक दिन, जो जी, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। जी, क्योंकि वो जो है 28 दिन में एक चक्कर लगाता है, अपने जैसे 24 घंटे में लगाते हैं। जी, जी, तो हमारा 14 दिन होगा और वहाँ का एक दिन होगा। उतना काम ये लैंडर और रोवर का होगा, और उस समय जब सनशाइन वहाँ पे होगा, दिन होगा, उस समय वो अपना जी, पूरा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि लेट अस क्रॉस आवर फिंगर्स, लेकिन मतलब उसको वहाँ जब ये 23-24 अगस्त जो है, उस समय वो जी, साउथ पोल पे मून पे सनराइज होगा। तो जी, सनराइज होते ही जैसे अगर उतारा तो हमको पूरा 14 दिन का समय मिल जाएगा। अगर थोड़ा बिल्कुल, लेट 23-24 के बदले अगर 2-3 दिन लेट हुए, तो 14 हुँ, दिन के बदले हमको 11 दिन ही मिलेंगे, या और ओके, लेट हुए तो और कम दिन मिलेंगे। जी, तो उस समय ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगस्त में लैंड कराएं या सितंबर में कराएं, क्योंकि सितंबर में कराएँ। सितंबर में फिर से मून का एक दिन आएगा। तो उस तरह का उस समय मतलब रियल टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं, मतलब बट पूरी बिल्कुल, बिल्कुल, उस पूरी कैलकुलेशन बनाकर ही चीज़ को अप्रूवल दिया गया है। हाँ, जैसे कि अब पृथ्वी की जो कक्षा है, उस कक्षा से उस ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए जो फ़िल्म मंगलयान में टेक्निक अपनाई गई थी, क्या आप वही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो टेक्निक जो मूवी में जो बताते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मतलब मिर्च जी, मसाला डाला हुआ होता है। जी, जी, टेक्निक तो वही होती है कि पहले अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाए, उसको जी, एलिप्टिकल किया जाए, उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, और जी, सही स्पीड आने पर उसको ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च किया जाए। जी। तो मंगलयान खैर वो मूवी तो मैंने भी देखी थी, लेकिन उसमें काफी कुछ मतलब जी, उसको ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए होता है, उस तरह का कुछ वो नहीं होता है। जी, जी। बट टेक्निक्स वही होती हैं करीब करीब, इसमें कुछ वो नहीं है। सर वैसे तो सवाल बहुत है हमारे पास, लेकिन मेरे समय की थोड़ी सीमा है, तो मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि चंद्रयान-3 को लेकर के आप खुद कितने एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये अभियान पूरा सक्सेस होगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत रोमांचित हूँ, और जिस तरह का डेटा मेरे पास है, जो मैंने पढ़ा है, सुना है, अपने दोस्तों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बात की है, जी, इसके पीछे बहुत मेहनत की है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितनी जी, संभावनाएं हैं कहीं कुछ मिस्टेक होने की, उन सबको ध्यान में जी। रखा गया, और हर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारा विक्रम लैंडर लैंड होगा, हमारा प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, और जी। अच्छी तरह से काम करेगा। और मैं अपने इसरो के सभी मित्रों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ ये प्रोजेक्ट के लिए। सर आपने काफ़ी समय लंबे समय से इसरो को आपने समय दिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के यूथ के लिए आप क्या मैसेज है, क्या बात कहना चाहेंगे जिससे कि वो भी आगे बढ़ें और देश के लिए हर क्षेत्र में आगे काम करें? नहीं, हर क्षेत्र में स्पेस तो अपने आप में एक फ़ील्ड है, और स्पेस जी, टेक्नोलॉजी में जैसे कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, ऐसे स्पेस इज़ द लिमिट, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जी, लेकिन जो जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में उनको बहुत ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से काम करें, क्योंकि स्पेस में ऐसा नहीं है कि स्पेस एक अलग फ़ील्ड है। स्पेस में सिविल का, मैकेनिकल, केमिकल, जी। मेटेरोलॉजी, इवन फार्मिंग, मतलब हर क्षेत्र के लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो मेरा बस यही आज के युवकों से ये संदेश है कि जिस क्षेत्र में हैं आप, उस क्षेत्र में बहुत निष्ठा जी। से, बहुत ईमानदारी से काम करें और देश को आगे बढ़ाएँ। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती समय निकाला। ये थे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक अश्विन दवे जिनसे हमने बात की और जो है ना कि आखिर चंद्रयान-3 मिशन है, वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और चंदा मामा की जो कहानियाँ हम दादी-नानी से सुना करते थे, हम आज वहाँ पर जाने वाले हैं। सर आपका पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पंजाब केसरी की टीम की ओर से भी तमाम इसरो वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।